हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। ये हमारे पास यूनिट थर्ड रियल एनालिसिस की एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये काफ़ी टाइम आ चुकी है एग्जाम में, ये बहुत बार आ चुकी है। बहुत बार का मतलब है कि लगभग हर दूसरे साल तीसरे साल में ये आ रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना जरूर से। 2018 में आई थी, तो चांस बनते हैं कि आगे भी आ सकती है ये। ठीक है, 2018 से पहले शायद 16 में, उसके बाद 14 में, 15 में ऐसे आई थी, बहुत बार आई हुई है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सभी पढ़ के जाना इसको। जो स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, उनके लिए यही है। देखो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो ये करना है आपको ऐसा। चलो, ये हमारे पास देखना थ्योरम क्या है। यदि फलन f अंतराल a, b क्लोज अंतराल में क्या है, परिभाषित है। ठीक है, यदि कोई बिंदु है C बिलोंग्स टू a, b अंतराल के अंदर हमारे पास कोई एक बिंदु है C के लिए f डैश C विद्यमान है एवं धनात्मक है। इसका मतलब क्या है, किसी C बिंदु जो कि कहां से है, a, b के अंदर से है, मतलब a भी नहीं हो सकता, b भी नहीं हो सकता, C की वैल्यू a और b के अंदर कोई वैल्यू है C, कोई भी पॉइंट है C, उस पॉइंट पर फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कोई वैल्यू है, और कैसी है, ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो है मतलब धनात्मक है, मतलब फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू किसी पॉइंट पर अगर धनात्मक है तो मैं बोलूंगा उस सी बिंदु का कोई प्रतिवेश हमारे पास ऐसा विद्यमान होगा जिस प्रतिवेश में फलन कैसा होगा, निरंतर वर्धमान होगा। निरंतर वर्धमान का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास x1 कोई पॉइंट है और x2 कोई पॉइंट है, x1 पॉइंट अगर x2 से बड़ा है तो बड़े पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी और छोटे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी छोटी होगी। यह मतलब होता है ऐसा। अगर x1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है x2 से तो मैं बोलूंगा f ऑफ x1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा f ऑफ x2 से। ये मतलब बड़े पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बड़ी और छोटे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू छोटी होती है। ये इसका मतलब होता है। इसका मतलब कुल मिला के आपका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि अगर कोई फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल a, b पर डिफाइन है, परिभाषित है, तब मैं बोलूंगा इसके अंदर से a और b को छोड़कर के जो अंदर अंदर वैल्यू बची है उनमें से कोई एक पॉइंट उठाना है, c पॉइंट, और उस पॉइंट पर अगर फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इतना तक तो हमें दे रखा है पहले से ही, ये फंक्शन डिफाइन है a, b के ऊपर, c बिंदु a और b के अंदर से कोई पॉइंट लेना है हमें। ठीक है, उस सी पॉइंट पर फंक्शन की डिफरेंशिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो दे रखी है। इतना देने के बाद आपको प्रूव क्या करना है, उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि इस पॉइंट सी के लिए एक प्रतिवेश होगा, कौन सा, सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा। प्रतिवेश का मतलब क्या होता है, नेबरहुड। एक ऐसा नेबरहुड जरूर एग्जिस्ट करेगा सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा के तक, मतलब सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा तक एक ऐसा प्रतिवेश जरूर होगा जिस प्रतिवेश में ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो कैसा बने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बने। ठीक है, ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं और इसके बाद ये इसका प्रूफ करवाता हूं। इंग्लिश में लिखने की शायद जरूरत है नहीं, फिर भी मैं जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनका दुख दर्द समझते हुए इंग्लिश में लिख देता हूं इस थ्योरम को एक बार। ठीक है, ताकि कोई एग्जाम के टाइम पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना आए। इफ ए फंक्शन f defined on close interval a, b and there exists a point c belongs to a, b such that f dash c exists and positive, then there exists a neighborhood of c। c का नेबरहुड क्या है, c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा। देयर एग्जिस्ट a neighborhood of c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा such that f of x is strictly increasing।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या मतलब है, अगर आपके पास फंक्शन डिफाइन है क्लोज इंटरवल a, b के ऊपर, a, b पर क्लोज इंटरवल a, b पर आपके पास फंक्शन डिफाइन है, तब हमारे पास a, b के अंदर से एक पॉइंट c हमने ऐसा मिल गया है हमें, जहां पर फंक्शन की डिफरेंशिएशन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और पॉजिटिव है, मतलब f डैश c ग्रेटर देन 0 है। देन जो c पॉइंट है उसके लिए एक नेबरहुड ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा, सच दैट f ऑफ x इस छोटे से इंटरवल के अंदर, इस छोटे से नेबरहुड के अंदर कैसा मिलेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिलेगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि अगर x1 ग्रेटर देन है x2 से, तब आपको f ऑफ x1 की वैल्यू ग्रेटर देन मिलेगी f ऑफ x2 से, मतलब बड़े पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बड़ी और छोटे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू छोटी। ये आपको प्रूव करना है। तो जो हमें गिवन है पहले से दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रहे, जो हमें पहले से गिवन है वो गिवन वाला सारा का सारा पोर्शन हम लिख लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है, जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं छोटा करके साइड में कर देता हूं इसको। अब जो गिवन है हमें पहले से वो लिख लेते हैं हम। प्रूफ, गिवन क्या क्या है हमारे पास, मैं बोलूंगा दिया हुआ है, मतलब गिवन दैट f is defined on क्लोज इंटरवल a, b। हिंदी में इसको लिख लेना आप लोग, f a, b अंतराल पर परिभाषित है, ठीक है, एंड c belongs to a, b such that f dash c ग्रेटर देन 0। और हमें c एक ऐसा बिंदु मिल गया a, b के अंदर से कि f डैश c की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, ये हमें पहले से पता है, ठीक है। अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहली बात तो ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हमें पहले से पता है, ठीक है। तो अब हमें प्रूव क्या करना है वो लिखना है, तो मैं लिखूंगा देन वी हैव टू प्रूव का मतलब है हमें सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव दैट f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है निरंतर वर्धमान। हमें यह प्रूव करना है कि f जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा, मतलब c पॉइंट का एक छोटा सा नेबरहुड लूंगा, उस नेबरहुड के अंदर ये क्या होना चाहिए, हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, निरंतर वर्धमान होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो जो हमें पहले से दे रखा है उसको हम मान करके आगे बढ़ते हैं। दे क्या रखा है हमारे पास कि ये मोनोटोनिकली, सॉरी ये हमारे पास दे रखा है कि f डैश c क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो मैं बोलूंगा किसकी परिभाषा से ये क्या है, डिफरेंशिएशन है, तो मैं बोलूंगा फ्रॉम द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन से, या हम बोल सकते हैं अवकलन की गणितीय परिभाषा से, क्या बनेगा हमारे पास, अवकलन गणितीय परिभाषा क्या बोलती है कि जब x माइनस सी लेस देन डेल्टा होता है, मतलब x जब c के पास में चला जाता है, तब हमारे पास क्या मिलना चाहिए, f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c की वैल्यू किसके पास में जानी चाहिए, f डैश c के पास में जानी चाहिए। यही होता है मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन का मतलब क्या है, x और c के बीच का अंतर डेल्टा से छोटा है, इसका मतलब क्या है, अंतर, डिफरेंस, x माइनस c के बीच का, x एंड c के बीच का डिफरेंस जो है वो अगर डेल्टा से छोटा है, तो इस टोटल वैल्यू एंड f डैश c के बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा मिलना चाहिए। ये क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है किसकी, ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है ये, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि यहां पर जो गिवन है उसको लेकर के हम चलते हैं, ठीक है। यहां से मैं क्या क्या बोल सकता हूं, देखना, जैसे ही मैं मोड हटाऊंगा तो वैल्यू क्या बनेगी, बताना, यहां से मोड हटाने पर वैल्यू क्या बनेगी, मोड हटाएंगे तो वैल्यू बनेगी हमारे पास क्या, f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c माइनस f डैश c।
जैसे ही मोड हटाते तो इधर तो क्या बनेगा लेस देन एप्सिलॉन और इधर क्या बनेगा ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। ये बनता है, बिल्कुल यही बनता है। तो आगे मैं क्या बोलूंगा देखना, अब ये जो एफ डैश सी है इसको इधर भी भेजूंगा, राइट हैंड साइड में भी भेजूंगा और इधर इस वाली साइड में भी भेजूंगा, तो क्या बनेगा हमारे पास देखना इधर तो एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लेस देन एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन। यही बनेगी क्या हमारे पास वैल्यू, बिल्कुल यही वैल्यू बनेगी। अब हमारे पास एप्सिलॉन क्या होता है, एक छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू होती है। एप्सिलॉन क्या है, छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू है। तो मैं मान लेता हूं क्या क्या मानूंगा मैं यहां से, लेट मतलब माना, क्या मानना है हमने, लेट माना एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 इंटू एफ डैश सी। अब बताना एफ डैश सी पहले से क्या दे रखा है हमें, एफ डैश सी पहले से ही हमें देखना ग्रेटर देन 0 दे रखा है, एफ डैश सी पहले से ग्रेटर देन 0 दे रखा है। तो मैंने एक ग्रेटर देन 0 वैल्यू थी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो वो छोटी सी ग्रेटर देन 0 वैल्यू बन जाएगी। ये छोटी सी कैसी है, छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू है, या फिर कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू, उसको मैंने क्या मान लिया, एप्सिलॉन मान लिया है। अब हमें पता है एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हम मान सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो एप्सिलॉन मैंने क्या मान लिया है, एप्सिलॉन मैंने मान लिया है 1/2 इंटू एफ डैश सी। अब यहां पर भी एप्सिलॉन रखूंगा, यहां पर भी एप्सिलॉन रखूंगा, तो वैल्यू क्या बनेगी, देन बताना यहां से इस वाली इक्वेशन से क्या मिलेगी हमें, यहां से मिलेगा एफ डैश सी माइनस 1/2 एफ डैश सी लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लेस देन एफ डैश सी प्लस 1/2 एफ डैश सी। यही मिला है, ठीक है। अब आगे देखना, हम बढ़ते हैं आगे, इसको सोल्व करते हैं। तो वैल्यू क्या मिलेगी यहां से, एफ डैश सी, लेकिन कितना एफ डैश सी, एक पूरा एफ डैश सी था, आधा घट गया है, तो वैल्यू क्या बनेगी 1/2 एफ डैश सी लेस देन यहां पर क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन नीचे क्या वैल्यू मिलेगी एक्स माइनस सी, और इधर मिलेगा लेस देन कितना, ये क्या कितना मिलेगा बता रहा हूं, आधा एफ डैश सी और पूरा एफ डैश सी, क्या मिलेगा 3/2 एफ डैश सी। यही है। अब इतने इतने पार्ट को लेकर के चलो आप आगे बढ़ो, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, इतने इतने पार्ट को लेकर के आगे बढ़ूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी बताना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और यहां से बताना लेस देन, ये क्या वैल्यू मिलेगी बताना यहां से। अगर इतना इतना आप लेते हैं तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या बनती है, ग्रेटर देन 0 है, ये 3/2 है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना इतना पार्ट लेके चलते हैं, ये वाला पार्ट, तो आपको ये कुछ वैल्यू दे करके जाएगा, और क्या वैल्यू देगा देखना, ये थोड़ा मैं वापस से लिखता हूं, इससे तो इससे आप पता नहीं लगा पा रहे हैं, इन दोनों को लेकर के चलेंगे तो नहीं हो पाएगा, हमें इन दोनों को लेकर के चलना है, इसको और इसको। तो देखना वैल्यू क्या बनेगी 1/2 एफ डैश सी लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है इसकी वैल्यू, ओके। अब यहां पर देखना, हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या दे रखा था, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखा था कि एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 0, तो ये कितनी है, ग्रेटर देन 0। अब ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। अब ये जो ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, इससे बड़ा कौन है, ये वाला है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, उससे भी बड़ा ये पूरी पूरी वैल्यू है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी क्या बन गई है हमारे पास, ये वाली वैल्यू भी क्या बन गई है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू बन गई है, सही बात है ना, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अगर हमारे पास है ना, ये टोटल वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 मिलेगा, क्योंकि ये इससे भी बड़ा है, ओके। तो यहां से मैं क्या बोल पाऊंगा, मैं यहां से बोल पाऊंगा कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये ग्रेटर देन है 1/2 इंटू एफ डैश सी से, और एफ डैश सी खुद क्या है, ग्रेटर देन है 0 से। इसका मतलब क्या बना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और क्या बनेगा ग्रेटर देन 0। अब बताने ये टोटल वैल्यू ग्रेटर देन 0 कैसे हो सकती है। अब ये टोटल वैल्यू ग्रेटर देन 0 तभी हो सकती है जब ऊपर वाला अगर पॉजिटिव है तो नीचे वाला भी पॉजिटिव हो, तब तो ये ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू बनेगी टोटल, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तो टोटल पॉजिटिव बनेगी। या फिर कौन सा केस हो सकता है, या तो क्या बनेगा, ऊपर भी पॉजिटिव बने नीचे भी पॉजिटिव बने, ठीक है। अगर ऊपर नेगेटिव बन गया है, ऊपर अगर नेगेटिव बन गया है
तो नीचे भी क्या बनना चाहिए, नेगेटिव बनना चाहिए, तभी नेगेटिव से नेगेटिव कट के टोटल वैल्यू ग्रेटर देन 0 बनेगी। ठीक है, दो ही केस है, ऊपर ही पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे भी नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि ऊपर नेगेटिव आ गया नीचे पॉजिटिव आ गया, तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो ये तो टोटल वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ग्रेटर देन 0 तो नहीं हो सकता। या फिर ऐसा हो नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, ऐसा भी नहीं हो सकता, वरना ये नेगेटिव बन जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 नहीं बन सकता फिर। ठीक है, तो आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है बताना, आपके पास दो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है कि ऊपर भी क्या बने पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव बने। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं केस फर्स्ट क्या बनेगा हमारे पास, केस फर्स्ट कि अगर हमारे पास x माइनस सी लेस देन 0 है, इफ x माइनस सी लेस देन 0 मतलब टोटल वैल्यू नीचे वाली नेगेटिव है, वो बताना ग्रेटर देन के हिसाब से ये भी नेगेटिव बनना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा बताना, x लेस देन सी, यही है क्या, c को इधर भेजूंगा तो x लेस देन सी, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देन अगर x माइनस सी लेस देन 0 है, नीचे वाला पार्ट अगर लेस देन 0 है तो ऊपर वाला पार्ट भी लेस देन 0 होगा, तभी तो ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिलेगी ये। ठीक है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 मिलेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, f ऑफ x माइनस, बताना अगर नीचे वाला पार्ट लेस देन 0 है तो ऊपर वाला पार्ट भी लेस देन 0 मिलेगा, तभी टोटल वैल्यू पॉजिटिव बनेगी। अगर नीचे वाला नेगेटिव है तो ऊपर वाला भी नेगेटिव बनेगा, तभी टोटल वैल्यू पॉजिटिव बनेगी, तो ऊपर वाला भी नेगेटिव बनेगा, अगर नीचे वाला नेगेटिव है तो ऊपर वाला भी नेगेटिव बनेगा, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ c लेस देन 0 बनेगा। तो यहां से क्या मिला हमें, f ऑफ x लेस देन f ऑफ c। तो यहां पर देखना अब क्या प्रूव किया है हमने, जब x लेस देन c होता है तब f ऑफ x भी लेस देन f ऑफ c मिला है, मतलब पॉइंट अगर छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू छोटी है, पॉइंट अगर बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू बड़ी है। ये कौन सा केस होता है, ये तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, या फिर हम किसको बोलते हैं, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, दैट इज f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, निरंतर वर्धमान है। ठीक है, अब दूसरा केस और है हमारे पास, केस सेकंड। केस सेकंड क्या है कि हो सकता है ये नीचे वाला पार्ट पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट पॉजिटिव बनेगा तो क्या बनेगा हमारे पास बताना, अगर नीचे वाला पार्ट पॉजिटिव बन गया है तो मैं क्या बोलूंगा कि इफ x माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, मतलब c को इधर भेजूंगा तो क्या बनेगा, x ग्रेटर देन c, देन हमें क्या मिलेगा, अगर नीचे वाला पार्ट पॉजिटिव है तो ऊपर वाला पार्ट भी पॉजिटिव मिलेगा, तभी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ऊपर वाला पार्ट भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ c भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और अब f ऑफ c को इधर भेजूंगा तो क्या बनेगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ, सॉरी माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन ये f ऑफ c, यही मिला क्या। हाँ, अब यहां पर देखना, अगर x ग्रेटर देन c है मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव, सॉरी ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू बड़ी और छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू छोटी है, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये। तो मैं यहां से क्या बोलूंगा, मैं यहां से बोलूंगा कि अगर x माइनस सी, सॉरी यहां पर मैं लिखूंगा क्या कि if x greater than c then f of x greater than f of c आता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि that is f of x is strictly increasing, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखना यही हमें पूछ रहा था क्या, पहले क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि हमारे पास, बिल्कुल क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, क्वेश्चन ये था, थ्योरम ये थी हमारे पास कि अगर f फलन कैसा है, f फलन अगर हमारे पास, f फलन अगर हमारे पास a, b पर डिफाइन है, ठीक है, और कोई बिंदु हमारे पास c, a, b के अंदर जहां पर फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू f डैश c की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, विद्यमान है और ग्रेटर देन 0 है, तब हमारे पास c के नेबरहुड में हमारे पास फंक्शन क्या मिलना चाहिए, निरंतर वर्धमान मिलना चाहिए। यही हमने किया है, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू, फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू c पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 माननी है, और फंक्शन के डिफरेंशिएशन की कंडीशन से, फंक्शन के डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से हमने ये प्रूव कर दिया है कि फंक्शन कैसा बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा, मतलब निरंतर वर्धमान बनेगा, और यहाँ पर भी फंक्शन क्या बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा, निरंतर वर्धमान बनेगा। दोनों ही केसेज में निरंतर वर्धमान मिल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, हैंस प्रूफ, ये सिद्ध हो चुका है कि f क्या है, निरंतर वर्धमान ही है। तो मैं बोलूंगा हैंस
f is strictly increasing in c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, अतः c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा अंतराल में फलन f निरंतर वर्धमान है। ठीक है, आई होप एंड बिलीव कि ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई है और आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास जो भी बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ रहा है या अदर किसी बीएससी कोर्स में पढ़ रहा है तो हमने और भी क्लासेज की वीडियो बना रखी है, वो उनके पास शेयर जरूर करें। ओके, आपको कौन सा टॉपिक इसमें से समझ में नहीं आया या कोई डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। मैंने अच्छे से कोशिश की है समझाने की, तो आपको समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, हाँ, थ्योरम वापस से एक बार रीड करना। थ्योरम का जब तक स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा तब तक थ्योरम भी समझ में नहीं आएगी। थ्योरम का स्टेटमेंट समझे पहले अच्छे तरीके से, जो मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें। अगर आपके दिमाग में पहले से कुछ है उसको थोड़ा हटा करके फिर समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस बार एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।